नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े घर की बेटी। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब सरवत थे। पुत्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निस से जायद जायदाद वकीलों की नजर की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने एक मुद्दतएदराज की जानकारी के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्री कंठ उससे बिल्कुल मुज्जात थे। इन जाहिरी तुबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हरूफ BA पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा अथीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की चुशगवार पहम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैदों से बहुत ततो किताबत रहती थी। श्री कंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि इसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शद्दोमत से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म और रिवाज का उनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन मुश्तरका तानदान के वो जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और तौम के लिए छालेबद कयाल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मदबूलियत की निगाह से न देखती थी। बाज शरीफ जादिया तो उन्हें अपना दुश्मन समझती। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सासस सुरे देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निबाह न हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तल उठेदार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहलिया, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, जर्रे, फर्शफरोश शीशालात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मुअस्तल उठेदार के लवाजिम हैं। वो उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फरार दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की थुबी, लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और 7 जिंदा रही। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोलकर की, मगर जब 15-20 हजार के मतरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके मां बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहा करें। न तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्री कंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौरो तरीक पर रीझ गए, खींचतान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई।
आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहां का रंग-ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तसरीहों की वो बचपन से आदी थी, उनका यहां वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, मगर यहां बात कहां मकान में खिड़कियां तक न थी। न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा दहठानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुभात कभी देखे ही नहीं। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिन्हा 2 मुर्ताबिया लिए हुए आए और भावत से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगा है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफायतशियारी का सबक अभी अच्छी तरह न पढ़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिन्हा खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिन्हा को भावज की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई खार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला धुरुरोइस्त शौहर की जात से है। उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी तून का घूंट पीकर रह गई। श्री कंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का ये वासिया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया। उनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्कों खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीजें और फैसले बयान करने लगे। और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया। पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहुबेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाओ तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं? किस्मत की तूबी है, वरना एक गवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाव से मारकर यूं न करता फिरता, बोटियां नुचवा लेती।
इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। सिरीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था। मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं। बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहां इतना घी नाइखार खा जाते हैं और किसी को नबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। सिरीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का ठायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोचन का काम करते हैं। सिरीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था। मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए सिरीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को 12 आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो मज़का उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के चुलाम हो। उन्हें टाबू में रखने के बजाय चुद उनके छाबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका तानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। नासे की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुत्सत हो जाते हैं। बेनी माधव सिन्हा घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? सिरीकंठ, इसलिए कि मुझे भी इज्जत इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का चुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहां मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मुजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहां तक मैं जब्त कर सकता हूं। मगर यह नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। सिरीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूला ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा, तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती है। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। सिरीकंठ, इतना मैं जानता हूं, आपकी दुआ से ऐसा अहमच नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई तानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है। मगर जिस औरत की इज्जतो आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूं, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूं कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी गरमाए। ये कुफ्र ज्यादा न सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर सिरीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव, औरत के पीछे। सिरीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बैरमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बैरमी वठू में आई। इसी असना में कई और आदमी हुट्टा तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि सिरीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादाए जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरपैन की शिकवामेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस तानदान की सलाम तरवी पर दिल ही दिल में जलते थे। सिरीकंठ बाप से दबता था, इसलिए वो ततावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी तता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है।
वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते। ये उनकी हिमाकत है। इन टयालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आई। हुत्ता पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बेनी माधव सिन्हा पुराना आदमी था। समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने ये फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, वह अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकापक लहजाए तकरीर नर्म करके बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो चीज चाहे करो। अब तो लड़के से तता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दापेज से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था, वहां तक उसकी निगाह न पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिन्हा के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा, तुम अक्लमंद हो, और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ तता हुई है उसे तुम बड़े होकर मुआफ कर दो। बेटा, उसकी ये हरकत मैं हरगिज मुआफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत न हुई थी कि सिरी कंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, या हुत्ता पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज न करता था। सिरी कंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेवड़े जवान को नागपंचमी के दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिन्हा को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा न आया। वो फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हर दम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के सिलाब आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर सिरी कंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमांचे भी लगा देते, तो शायद उसे इतना मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूं, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी, जिससे कोई ये न समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने ये फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वो अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो तता हुई है उसे मुआफ करना। ये कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। 4 जिस वक्त लाल बिहारी सिन्हा सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त सिरी कंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। गोया उसके साये से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी न था कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये चौप की कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर मैं क्या करूंगी।
उसके चेहरे को जर्द किए हुए थे। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ तता हुई है मुआफ करना तो उसका रहा सहा, गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जबान को आग लगे। मैंने कहां से वो झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकाएक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के थाबिल नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई तू फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौठा न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से ये देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने ये वाया सुना, इन अल्पाज में आनंदी की फयाजी की दाद दी। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है।